नमस्कार। मुगल साम्राज्य की भव्य कहानी में कुछ नाम तो सम्राटों की तरह आसमान में चमकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो नींव के पत्थर की तरह खामोशी से उस साम्राज्य को मजबूती देते हैं। आज हम एक ऐसे ही नींव के पत्थर की कहानी जानेंगे, आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम। देखिए, वो सिर्फ एक राजपूत योद्धा नहीं थे, बल्कि वो एक बेहद कुशल सेनापति, एक चतुर प्रशासक और सम्राट अकबर के साम्राज्य के शायद सबसे भरोसेमंद स्तंभों में से एक थे। उनकी पूरी जिंदगी निष्ठा, कर्तव्य और अपनी पहचान के एक बहुत ही जटिल सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक साम्राज्य असल में बनता कैसे है। महाराजा मान सिंह की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने का सफर है। जरा सोचिए, एक तरफ था उनका राजपूत खून, आमेर की मिट्टी से जुड़ाव और अपने वंश के प्रति उनका धर्म, और दूसरी तरफ थी मुगल सल्तनत की बेपनाह ताकत, सम्राट के प्रति वफादारी का वचन और इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज कराने का एक सुनहरा मौका। तो सवाल ये उठता है कि मान सिंह ने इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच संतुलन कैसे साधा। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक समझौता था, या फिर ये एक ऐसी दूरदर्शी चाल थी जिसने न केवल मुगल साम्राज्य को बल्कि उनके अपने राज्य आमेर को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए, इस दिलचस्प पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो मान सिंह के इस असाधारण जीवन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम उनकी कहानी को 6 खास हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे वो दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच पले बढ़े। फिर देखेंगे कि कैसे रणभूमि की आग ने उन्हें एक महान सेनापति बनाया। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने साम्राज्य की सबसे अशांत और मुश्किल सरहदों पर शांति कायम की। फिर उनका सफर सत्ता के शिखर तक कैसा रहा, और आखिर में ये भी जानेंगे कि उन्होंने पत्थरों और अपनी आस्था के जरिए कैसी स्थायी विरासत छोड़ी। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं 21 दिसंबर 1550 से। आमेर के कछवाहा राजपूत घराने में मान सिंह का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब हिंदुस्तान की सियासत एक बहुत बड़ी करवट ले रही थी। पुरानी सल्तनतें बिखर रही थीं और नए गठबंधन अपनी जगह बना रहे थे। उनके दादा राजा भारमल ने एक ऐसा साहसिक और दूर की सोचने वाला कदम उठाया जिसने न सिर्फ आमेर बल्कि पूरे उत्तर भारत का भविष्य ही बदल दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने राजकुमार मान सिंह को जन्म से ही इतिहास के सबसे बड़े मंच के ठीक बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया था। ये स्लाइड मान सिंह के जीवन के उस सबसे बड़े द्वंद्व को दिखाती है जिसकी शुरुआत 1562 में हुई। ये वो साल था जब उनकी बुआ हरखाबाई का विवाह सम्राट अकबर से हुआ। अब देखिए, ये महज एक शादी नहीं थी, ये दो ताकतों के बीच एक बहुत बड़ा रणनीतिक गठबंधन था। यहीं से मान सिंह के सामने वो चुनौती आई जो जिंदगी भर उनके साथ रही। एक तरफ आमेर की मिट्टी और अपनी राजपूत विरासत के प्रति उनकी वंशागत निष्ठा थी, तो दूसरी तरफ मुगलों की शाही सेवा का कर्तव्य और उससे मिलने वाली बेपनाह शक्ति। इस गठबंधन ने कछवाहा राजपूतों को मुगल दरबार के सबसे ऊंचे पायदान पर तो पहुंचा दिया, लेकिन इसने मान सिंह के सामने एक सवाल भी खड़ा कर दिया। अपनी राजपूत पहचान को बचाए रखते हुए साम्राज्य के सबसे वफादार सेवक कैसे बने। मान सिंह की परवरिश किसी आम राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य के रणनीतिकार की तरह हुई। आमेर के किले में उन्होंने राजपूतों की पारंपरिक शिक्षा पाई, शास्त्र और शस्त्र दोनों में महारत हासिल की, घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य संगठन की कला सीखी। लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनके पिता राजा भगवान दास उन्हें अपने साथ मुगल दरबार ले गए, और ये उनकी दूसरी पाठशाला साबित हुई। यहाँ उन्होंने कूटनीति की बारीकियां, दरबारी दांव पेंच और एक विशाल साम्राज्य को चलाने का हुनर सीखा। ये एक ऐसी अनूठी शिक्षा थी जो एक तरफ उन्हें राजपूत योद्धा बना रही थी, तो दूसरी तरफ एक शाही सेनापति और प्रशासक बनने की नींव भी रख रही थी। तो दरबार की सियासत और तौर तरीके सीखने के बाद अब वक्त था रणभूमि की धूल में मान सिंह के असली चरित्र की परीक्षा का। सम्राट अकबर की पारखी नज़र ने इस नौजवान राजपूत राजकुमार की काबिलियत को बहुत जल्दी पहचान लिया था, और इसीलिए उन्हें एक के बाद एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों पर भेजना शुरू कर दिया गया। ये वो दौर था जब मान सिंह एक राजकुमार से एक योद्धा बन रहे थे। हर लड़ाई उनके तजुर्बे को बढ़ा रही थी और हर जीत उनकी साख को। अब उन्हें सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ना था, बल्कि उन्हें ये भी साबित करना था कि एक राजपूत राजकुमार मुगल साम्राज्य का सबसे भरोसेमंद और काबिल सेनापति हो सकता है। उनकी सैन्य क्षमताओं की पहली बड़ी और असल परीक्षा हुई 1573 के गुजरात अभियान में। अब देखिए, ये अभियान मुगल साम्राज्य के लिए बेहद जरूरी था।
गुजरात के बंदरगाहों पर कब्जे का मतलब था व्यापार पर नियंत्रण और असीम दौलत का रास्ता खोलना। इस मुश्किल अभियान में मानसिंह ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी बेजोड़ सैन्य सूझबूझ और बहादुरी का प्रदर्शन भी किया। उनकी बनाई रणनीतियों ने अभियान की सफलता में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इस शानदार जीत के बाद मुगल दरबार में ये बात साफ हो गई कि राजा भारमल का ये पोता महज एक दरबारी राजकुमार नहीं बल्कि एक जन्मजात सैन्य कमांडर है जिस पर बड़े से बड़ा दांव लगाया जा सकता है। और फिर आया वो दिन, वो तारीख जो भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का मैदान। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सिद्धांतों की लड़ाई थी, निष्ठाओं की टक्कर थी और दो महान योद्धाओं का आमना सामना था। ये मानसिंह के जीवन का सबसे निर्णायक और शायद मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण पल था। एक तरफ मुगल साम्राज्य का हुक्म था और दूसरी तरफ एक ऐसे राजपूत शासक थे जो अपनी स्वतंत्रता के प्रतीक बन चुके थे। इस जंग का नतीजा चाहे जो भी होता, इतिहास मानसिंह को हमेशा इसी कसौटी पर परखने वाला था। इस स्लाइड में आमने सामने खड़े ये दो नाम हल्दी घाटी के मैदान के उस गहरे द्वंद्व को दिखाते हैं जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिलों में भी लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे मानसिंह जो खुद एक कछवाहा राजपूत होते हुए भी मुगल सेना की कमान संभाल रहे थे, और उनके ठीक सामने थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो राजपूत स्वतंत्रता की जलती हुई मशाल थे। सोचिए, ये एक ऐसा युद्ध था जहां एक राजपूत को अपने ही भाई के खिलाफ सम्राट के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना था। ये मानसिंह के लिए सिर्फ एक सैन्य परीक्षा नहीं थी, ये उनकी निष्ठा की, उनकी वफादारी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उन्हें ये साबित करना था कि उनकी वफादारी मुगल सिंहासन के प्रति अटूट है, चाहे सामने कोई भी हो। हल्दी घाटी का युद्ध बेहद भयानक था। कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना ने बिजली की तेजी से ऐसा जबरदस्त हमला किया कि एक पल के लिए मुगल सेना के पैर उखड़ते हुए नजर आने लगे। युद्ध के उस सबसे प्रसिद्ध क्षण में जब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मानसिंह के हाथी पर छलांग लगाई, उस वक्त भी मानसिंह ने अपना धैर्य और संयम नहीं खोया। उन्होंने बिखरती हुई सेना को दोबारा संगठित किया और मोर्चा संभाले रखा। आखिर में महाराणा प्रताप तो हाथ नहीं आए, वो एक रणनीतिक वापसी करने में कामयाब रहे, लेकिन मानसिंह की सेना ने युद्ध के मैदान पर अपना कब्जा बनाए रखा। भले ही इस युद्ध ने कोई निर्णायक नतीजा ना दिया हो, लेकिन इसने ये जरूर साबित कर दिया कि मानसिंह सबसे मुश्किल हालात में भी अपनी सेना को संभाल सकते हैं और मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं। हल्दी घाटी की उस अग्नि परीक्षा में अपनी निष्ठा और काबिलियत साबित करने के बाद सम्राट अकबर का मानसिंह पर भरोसा अब चट्टान की तरह मजबूत हो चुका था। अब उन्हें महज युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि साम्राज्य की सबसे अशांत और मुश्किल सरहदों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगी। मानसिंह अब सिर्फ एक सेनापति नहीं बल्कि साम्राज्य के एक संरक्षक, एक पिलर बन गए थे। पश्चिम में काबुल की खतरनाक पहाड़ियों से लेकर पूरब में बंगाल के विद्रोही मैदानों तक अब साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा का बड़ा दारोमदार मानसिंह के कंधों पर आ चुका था। 1580 के दशक में बंगाल और बिहार के इलाके अफगान विद्रोहियों के कारण साम्राज्य के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। वहां लगातार अशांति थी, जिससे शाही खजाने को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर यानी मानसिंह को भेजा, और मानसिंह ने यहाँ सिर्फ तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने विद्रोहों को बेरहमी से कुचलने के साथ साथ एक स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम की। उन्होंने राजस्व संग्रह के सिस्टम को फिर से बहाल किया, जिससे साम्राज्य का खजाना दोबारा भरने लगा। इस अभियान ने यह साबित कर दिया कि मानसिंह सिर्फ इलाके जीतना नहीं जानते, बल्कि जीते हुए इलाकों पर शासन करना भी बखूबी जानते हैं। पूरब में अपनी जबरदस्त सफलता के बाद 1585 में अकबर ने मानसिंह को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जो किसी भी दरबारी के लिए सम्राट के असीम विश्वास का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती थी, काबुल की सूबेदारी। अब जरा काबुल की अहमियत समझिए। काबुल मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सबसे संवेदनशील और खतरनाक प्रांत था। ये मध्य एशिया से होने वाले हमलों के खिलाफ साम्राज्य की पहली दीवार थी। यहाँ का सूबेदार होने का मतलब था हर पल जंग के लिए तैयार रहना। मानसिंह को ये पद सौंपकर सम्राट अकबर ने पूरे दरबार को एक साफ संदेश दे दिया था कि उनकी नज़र में ये राजपूत सेनापति साम्राज्य के सबसे भरोसेमंद स्तंभों में से एक है। काबुल की बर्फीली हवाओं और मुश्किल सरहदों को महफूज करने के बाद मानसिंह एक बार फिर पूर्वी भारत आए, लेकिन इस बार उनकी भूमिका और भी विशाल और ताकतवर थी।
ये उनके करियर का वो शिखर था जहां वो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर पहुंचने वाले थे। उन्होंने अपनी आधी सदी की सेवा और निष्ठा से जो बीज बोए थे, अब उनकी फसल काटने का समय आ गया था। पूरब का उनका पिछला तजुर्बा अब एक विशाल क्षेत्र पर शासन करने और उसे साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांतों में से एक बनाने में काम आने वाला था। 1590 में मानसिंह ने ओडिशा पर विजय हासिल करके पूर्वी भारत में आखिरी बची कुची अफगान शक्ति को भी खत्म कर दिया। इस शानदार जीत के बाद 1594 में सम्राट अकबर ने उन्हें औपचारिक तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों प्रांतों का एक साथ सूबेदार नियुक्त किया। जरा अंदाजा लगाइए, ये एक बहुत बड़ा और बेहद अमीर क्षेत्र था और मानसिंह अब इसके एक छत्र शासक थे। राजस्व सुधारों से लेकर बंदरगाहों की सुरक्षा और स्थानीय जमींदारों पर नियंत्रण, सब कुछ उनके हाथ में था। वो सिर्फ नाम के सूबेदार नहीं थे, हकीकत में वो पूर्वी भारत के वाइसरॉय बन चुके थे। अब बात करते हैं इस एक नंबर की, 7000। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये मुगल साम्राज्य में मानसिंह की हैसियत, उनके रुतबे का प्रतीक है। ये उस सम्मान और शक्ति को दिखाता है जो उन्होंने अपनी आधी सदी की अटूट सेवा से कमाई थी। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जो उन्हें शाही खानदान से बाहर साम्राज्य के हर दूसरे अमीर और सेनापति से कहीं ऊपर रखती थी। ये संख्या हमें बताती है कि सम्राट अकबर की नज़र में मानसिंह का क्या महत्व था। तो ये मनसबदारी सिस्टम था क्या? इसे ऐसे समझिए कि मुगल शासन में ये किसी भी अमीर या अधिकारी की हैसियत का पैमाना था। इसमें जात रैंक से उसका पद और वेतन तय होता था और सवार रैंक से ये कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी कमान में रखने हैं। मानसिंह को 7000 जात और 7000 सवार का मनसब दिया गया। ये वो सर्वोच्च रैंक था जो किसी ऐसे व्यक्ति को मिल सकता था जो शाही खानदान का न हो। ये पद उन्हें साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक बनाता था जो सीधे सम्राट को जवाबदेह थे। ये अकबर द्वारा उनकी आधी सदी की निष्ठा, बहादुरी और प्रशासनिक कौशल को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन मानसिंह ने अपनी अपार शक्ति और शाही संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ही नहीं किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी राजपूत और हिंदू पहचान को और भी मजबूत करने के लिए भी किया। एक तरफ वो मुगल सम्राट के सबसे वफादार सेनापति थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी आस्था और संस्कृति के एक महान संरक्षक भी थे। उन्होंने कला और वास्तुकला को जो संरक्षण दिया, उससे उनकी एक ऐसी विरासत बनी जो आज भी पत्थरों में जिंदा है और उनकी उस दोहरी पहचान की कहानी कहती है। उनकी इस दोहरे पहचान का सबसे ठोस सबूत हैं उनके बनवाए हुए मंदिर और किले। जरा सोचिए, एक तरफ वो वृंदावन में वैष्णव आस्था का प्रतीक भव्य गोविंद देव जी मंदिर बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी पैतृक राजधानी आमेर के किले का विस्तार कर उसे और भी ज्यादा मजबूत और आलीशान बना रहे हैं। ये उनकी रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। वो मुगल सम्राट की सेवा से मिली शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को अमर बनाने के लिए कर रहे थे। ये एक तरह की खामोश घोषणा थी कि साम्राज्य की सेवा करते हुए भी वो अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को कभी नहीं भूले हैं। और अब हम मानसिंह के जीवन के आखिरी अध्याय पर आते हैं। 1605 में सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद जब सत्ता जहांगीर के हाथों में आई, तो साम्राज्य एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। मानसिंह अब एक युवा योद्धा नहीं थे, बल्कि एक अनुभवी राजनेता और साम्राज्य के सबसे वरिष्ठ सेनापतियों में से एक थे, एक युग पुरुष। उनका काम अब ये सुनिश्चित करना था कि उन्होंने आधी सदी की मेहनत से जो बनाया है, वो उनके बाद भी कायम रहे। उनकी विरासत अब सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं थी, बल्कि दरबार की पेचीदा राजनीति और आमेर के भविष्य में भी बसती थी। ये समय रेखा उनके असाधारण जीवन की एक पूरी महागाथा है। 1573 में गुजरात में पहली कमान संभालने से लेकर 1576 में हल्दी घाटी की अग्नि परीक्षा तक, 1585 में काबुल की बर्फीली सीमाओं की हिफाजत करने से लेकर 1594 में बंगाल के वाइसराय के रूप में सत्ता के शिखर तक, उनका जीवन सेवा और उपलब्धियों की एक न रुकने वाली यात्रा थी। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद भी उन्होंने जहांगीर के शासन में अपनी हैसियत और सम्मान बनाए रखा, और जब 6 जुलाई 1614 को उनका निधन हुआ, तो उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जिसे उन्होंने अपनी तलवार, अपनी बुद्धि और अपनी वफादारी से सींचा और मजबूत किया था।
तो आखिरकार इतिहास मानसिंह का मूल्यांकन कैसे करता है? इसमें कोई शक नहीं कि वो अकबर की राजपूत नीति के सबसे सफल और प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने साम्राज्य की दो सबसे महत्वपूर्ण और अशांत सीमाओं, उत्तर पश्चिम और पूर्व, को सिर्फ सुरक्षित किया, बल्कि उन्हें साम्राज्य में पूरी तरह से एकीकृत भी किया। वो मुगल इतिहास में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले राजपूत सरदार बने। वो एक बेहतरीन सेनापति और एक चतुर प्रशासक का एक दुर्लभ संगम थे। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इस सबके बीच उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि उनका अपना राज्य आमेर न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि खूब फले फूले और एक शक्तिशाली रियासत के रूप में उभरे। और हम अपनी बात को इसी आखिरी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करते हैं। क्या मानसिंह की सेवा सिर्फ सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा का नतीजा थी, या फिर वो एक ऐसे मास्टर रणनीतिकार थे जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से मुगल साम्राज्य की ताकत का इस्तेमाल अपने ही राज्य आमेर को मजबूत करने और उसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए किया? उनकी इस जटिल विरासत का असली स्वरूप क्या था, एक वफादार सेवक या एक दूरदर्शी राजा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उनकी कहानी को इतना दिलचस्प और प्रासंगिक बनाता है।